मित्रों नमस्कार। मैं विनय त्रिपाठी आज आप सबके सम्मुख एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जिस पर बातचीत करना मुझे बहुत आवश्यक लगा। आवश्यक इसलिए कि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं और राजनीति विज्ञान भी मेरा विषय रहा है स्नातक कक्षाओं का अध्ययन करते समय। तो भारत का अतीत मैंने पढ़ा है, राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ा है, थोड़ा सा जानता हूं, मेरी अपनी समझ है। इसी समझ के अनुसार और वर्तमान परिदृश्य में जो घटनाक्रम हुआ, मेरी समझ से अब तक की जो अवस्था तक का जो विकास क्रम मैंने देखा, जो परिदृश्य देखा, इस सबके सम्मिलित आलोक में मैं आज अपनी बात आपके सम्मुख रख रहा हूं। और आज का जो मैंने विषय चुना है वह विषय है कांग्रेस, अतीत, निकट अतीत, वर्तमान और भविष्य। मित्रों, भारत एक सनातन यात्रा है और इसका जो काल प्रवाह है वह इतना बड़ा है कि जिसमें जिसे कहते हैं ना कि समुद्र में जितना गहरे गोताखोर जाएगा उतने मोती उसको मिलेंगे। तो यह जो सनातन यात्रा है, इस सनातन यात्रा में सफलता के लिए आवश्यक है कि आप भारतीय यात्रा को भली प्रकार समझें। इसलिए कहा भी जाता है चरैवेति चरैवेति प्रचलामः निरंतरम। हम जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमें कुछ समझ में आता है, कुछ पता चलता है, दिशा का ज्ञान होता है, दशा का ज्ञान होता है, स्थिति की जानकारी होती है। इसीलिए सनातन परंपरा में तीर्थ यात्राओं को अत्यधिक महत्व दिया गया। मित्रों, यह जो विषय है इसकी समझ के लिए मैं विभिन्न बातों का उल्लेख करूंगा। इससे आप ऐसा न समझें कि विषय से मेरा भटकाव हो रहा है। कांग्रेस की स्थापना की जब हम बात करते हैं, भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में जब 1857 का स्वातंत्र समर हुआ, स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसके अपने कारण थे, जिसमें अपनी सहभागिताओं के अपने कारण थे, वह आज की चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन इतना तो उल्लेख करना ही होगा कि जो अंग्रेजों ने युक्तियां और नीतियां अपनाई थी, उनके जो अपने राज्य के प्रसार के जो उनकी हड़प नीति थी, देसी भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेने की जो उनकी नीतियां थी, हड़प नीति जो थी, उसके विरुद्ध एक खुला विद्रोह था, एक संगठित स्वातंत्र्य समर था वह, जिसे इतिहासकार अनेक नाम देते हैं। लेकिन जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं उन्होंने उसे स्वतंत्रता संग्राम ही कहा है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही कहा है। और मित्रों, मैं भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही मानता हूं। तो 1857 के बाद जो राजनीतिक स्थितियां बनी उनमें कांग्रेस की स्थापना हुई और एओ ह्यूम साहब ने कांग्रेस की तात्कालिक जो स्थापना की स्थितियां थीं उनको ध्यान में रख करके यह कदम उठाया। और इसके अनेक प्रकार के कारण गिनाए जाते हैं कि यह एक सुरक्षा कवच के रूप में इसकी स्थापना हुई, अंग्रेजी साम्राज्य के सुरक्षा कवच के रूप में। एक दूसरा यह तथ्य है कि भारतीय जो जन हैं, जो आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में दीक्षित जो भारतीय जन हैं, उनके राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए एक ऐसा मंच दिया जाए जो ब्रिटेन की आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की शिक्षा प्राप्त कर सके और उस तरह से भारत में एक शासन पद्धति
स्थापित हो सके। तो मित्रों, ये सब बहुत सारे कारण थे जो आज के विषय में विस्तार में जाने की आवश्यकता जिनमें नहीं है। आज के की जो चर्चा का मेरा मंतव्य है वह यह है कि कांग्रेस का जो अतीत है, जो कांग्रेस आजादी के आंदोलन में भूमिका में आई, उसके पीछे कौन सी शक्तियां थी, कांग्रेस का कौन सा स्वरूप था, कि वह जो स्वरूप था वो ह्यूम साहब वाला स्वरूप था, उनकी इच्छा वाला स्वरूप था, या कांग्रेस ने समय के प्रवाह में अपने स्वरूप को स्वयं ही गढ़ा, स्वयं अपने को रूपायित किया। समय की स्थितियों ने कुंभकार की भूमिका निभाई और कांग्रेस रूपी एक घट अस्तित्व में आया। और मैंने घट का उपयोग किया है, ये मेरा अपना रूपक है दिया हुआ। तो उस घट की क्या विशेषताएं थी? क्या उस घट से शीतल जल निकला जिसका पान भारतीय जो जनता है उसको करने को मिला हो? तो वह घट कैसे निर्मित हुआ और उस घट में जो शीतल जल है वह आजादी के आंदोलन का नेतृत्व करते हुए एक अमृत घट के रूप में कैसे परिवर्तित हुआ और किस तरह से एक लंबी यात्रा कांग्रेस ने की। तो मित्रों, मैं कुछ पड़ावों की चर्चा करूंगा क्योंकि यह चलचित्र संक्षिप्त रहना है, 10-15 मिनट का हो सकता है। तो मैं आपको कुछ पड़ावों की चर्चा करूंगा और उन चर्चा के साथ में कांग्रेस के भविष्य के बारे में भी जो मेरी मान्यता है उसकी बात भी रखूंगा। तो मैं जिस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि कांग्रेस ने किस तरह का स्वरूप ग्रहण किया। आप इतिहास के या राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो जानते हैं कि कांग्रेस ने उदारवादी व्यक्तित्व से उग्रवादी व्यक्तित्व और एक समन्वयवादी व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को गढ़ा। तो ये उदारवादी व्यक्तित्व कौन सा है? जैसे उसमें कहते हैं ना कि जो प्रारंभिक नेतृत्व था कांग्रेस का, वो अनुनय विनय निवेदन पत्र आदि में विश्वास करता था और इसी के अंतर्गत अंग्रेजों से ये आग्रह करता था कि आप कृपा करके हमें कुछ स्वायत्तता दे दीजिए, कुछ शासन करने का में हमारी भूमिका स्वीकार कर लीजिए, कुछ हमें सहभागिता दे दीजिए। तो ये अनुनय विनय और पत्र निवेदन का एक दौर था, एक काल था। उसके बाद, इस काल के बाद जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े नेता कांग्रेस में हुए, उनकी चर्चा कभी फिर करेंगे। इसके बाद जो दूसरा दौर आया कांग्रेस में वह था उग्रवाद का दौर, यानी उदारवाद। जो वे नेता जिनके कालखंड में कांग्रेस ने अत्यंत उदारवादी व्यक्तित्व प्रदर्शित किया। फिर इसके बाद उग्रवाद वाला दौर आया, जिसे उग्रवाद के नाम से जाना जाता है। और इस नेतृत्व ने सनातन मूल्यों का निवेश कांग्रेस में किया। अब यहां आप बहुत अच्छे से एक बात को समझ सकते हैं कि किस तरह से ह्यूम साहब ने, जैसे कहते हैं ना, और थोड़ा पीछे चले जाओ तो आप मैकाले की भी चर्चा करोगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक की भी चर्चा करोगे, लेकिन आज अपने को इनकी चर्चा नहीं करना है हमें। तो ह्यूम साहब ने किन बातों को ध्यान में रख के कांग्रेस की स्थापना की और किस तरह से कांग्रेस में भारतीय मनीषा ने, भारतीय बौद्धिक वैभव ने सनातन मूल्यों का निवेश किया, वह कांग्रेस के उग्रवादी जो दल है उनके नेताओं के प्रयासों में आप देख सकते हैं। और आप पाएंगे कि कांग्रेस की जो उपकरण और पद्धतियां हैं वह पूरी तरह बदल गई। उन्हें सनातन उपकरण और पद्धतियों का उपयोग होने लगा, निवेश होने लगा और सनातन धर्म को कांग्रेस में स्थान मिला। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि लाल, बाल और पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, यह जो तीन विभूतियां थीं भारतीय स्वतंत्र समर के रंगमंच की, कांग्रेस के जो तीन ये जो बड़े नेता थे, इन्होंने कांग्रेस का एक कायाकल्प कर दिया। वो एक ऐसा द्वंद्व, एक ऐसा उद्वेलन, एक ऐसा भूचाल, एक ऐसा चक्रवात लाने का प्रयास किया कांग्रेस में कि कांग्रेस पूरी तरह बदल गई और कांग्रेस एक स्वातंत्र्य
का एक ऐसा शस्त्र बन गई कि भारत की जनता को, भारत के हृदय को ऐसा लगने लगा कि देश आजादी की ओर बढ़ रहा है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग होने लगी, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा उद्घोष होने लगा। तो मित्रों, मैं जो यह उल्लेख कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि उदारवादी चरित्र और उग्रवादी चरित्रों का जो सम्मिश्रण हुआ वह हुआ महात्मा गांधी के नेतृत्व में। यानी जो गोपाल कृष्ण गोखले जी के पहले की कांग्रेस थी और जो गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व के समय और लाल बाल पाल और एनी बेसेंट जी के समय में जो कांग्रेस थी, उसका जो दो व्यक्तित्व दिखाई देते थे, उदारवादी चेहरा और एक उग्रवादी चेहरा, वो दोनों मिलकर के, दोनों एक होकर के गांधी जी में समन्वित भाव में प्रकट होते हैं और गांधी जी उदारवाद और उग्रवाद दोनों को अपने हृदय में समाहित करते हुए कांग्रेस को एक ऐसा रूप देते हैं कि कांग्रेस जन जन की पार्टी हो जाती है, जन जन का दल हो जाता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन तक की जो यात्रा है, असहयोग आंदोलन, ये जो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चले और उन्होंने चाहे रघुपति राग हो, राजा राम को जन जन का मंत्र बना दिया हो, चाहे नमक सत्याग्रह, नमक जो जन जन के उपयोग की चीज थी उसको, चाहे उनकी वेशभूषा हो, ये जो सारी चीजें हैं वो सारी चीजें मिलकर के यह बताती हैं कि कांग्रेस को गांधी जी ने सनातन जो मूल्य हैं उन सनातन मूल्यों के अनुरूप रूप देने का पूरा प्रयास किया और वे सफल भी हुए। और मित्रों, जैसे जब आप गांधी जी को पढ़ते हैं तो ये बात पाते हैं कि जो बहुत सारे व्यक्तित्व हैं उन्होंने आधुनिक यूरोपीय शिक्षा प्राप्त कर, आधुनिक अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करके, अंग्रेजी साहित्य को पढ़ करके उन्होंने क्या प्राप्त किया, उन्होंने एक ऐसी दृष्टि की जो अंग्रेजी साहित्य से प्राप्त दृष्टि के आलोक में सनातन मूल्यों को आंकना चाहते थे, सनातन मूल्यों को देखना चाहते थे। लेकिन गांधी यहीं आपको भिन्न दिखाई देते हैं कि वे भारतीय मूल्यों के आलोक में वैश्विक मूल्यों को देखने की कोशिश करते हैं और उसी के अनुरूप एक जो विचार प्रवाह है उसको रूप देते हैं। तो आजादी के समय, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस इस तरह से सफलता की ओर बढ़ी और उसका एक ऐसा स्वरूप बना। मित्रों, अगर कांग्रेस को जो वर्तमान झंझावात हैं, इन झंझावातों, वर्तमान स्थितियों में, कांग्रेस के संदर्भ में झंझावातों की बात कर रहा हूं मैं कि कांग्रेस किस स्थिति में चल रही है और किन कठिनाइयों को कांग्रेस को सामना करना पड़ रहा है, उन कठिनाइयों, उन झंझावातों की बात कर रहा हूं। देश का परिदृश्य एक भिन्न स्थिति है और देश बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है और बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल भिन्न बात है, उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस के संदर्भ में बात कर रहा हूं, इसलिए झंझावात कांग्रेस की बात कर रहा हूं। तो अगर कांग्रेस को सफलता पाना है तो कांग्रेस को वह स्वरूप त्यागना होगा, स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, त्यागना होगा जो उसे बाध्यतावश ग्रहण करना पड़ा था। वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आरंभ हुआ और लौह जो महिला जिन्हें कहते हैं भारत की द्वितीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में फला फूला और वह नेतृत्व था एक जो मार्क्सवादी मूल्य हैं, जो नास्तिक मूल्य हैं, उनका भारतीय राजनीति में निवेश, और उस निवेश ने कांग्रेस के स्वरूप को विकृत कर दिया, पूरी दृष्टि को ही बदल दिया। और मित्रों, ये बहुत अद्भुत है कि जो साम्यवादी व्यवस्था है वह रूस में सफल हुई, वह चीन में सफल हुई, लेकिन उस जो साम्यवादी व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से भिन्न एक इस तरह की व्यवस्था है जिसमें तानाशाही स्वरूप में शासन चलता है और जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों को बहुत सीमित रूप में स्थान मिलता है। तो यह व्यवस्था भारतीय चरित्र के अनुरूप नहीं है। इसलिए अगर कांग्रेस को अपने आप को भारतीय
परिदृश्य में स्थापित करना है, अपने आप को बचाना है और भारतीय मनीषा का नेतृत्व करना है, राजनीतिक मनीषा का नेतृत्व करना है, भारतीय जन का नेतृत्व करना है, जनता जनार्दन के हित में काम करना है, तो उसे अतीत की ओर अपनी दृष्टि को उन्मुख करना पड़ेगा और उस पथ की ओर बढ़ना पड़ेगा जिस पथ के अंतर्गत कांग्रेस ने सनातन मूल्यों को ग्रहण करके अपने राजनीतिक और उपकरणों और पद्धतियों को अपनाने का प्रयास किया था। तो मित्रों, यह एक बहुत ही मर्म की बात है और वर्तमान समय में कांग्रेस का जो नेतृत्व है वह नेतृत्व मेरे इस चलचित्र को अगर सुन सके, देख सके, तो इस मर्म को लेने का प्रयास करे कि कांग्रेस की जो जड़ें हैं वे जड़ें सनातन मूल्यों में हैं। उन जड़ों की बात कर रहा हूं जिन जड़ों से आजादी का पौधा विकसित हुआ, पल्लवित हुआ, फूला और फला और भारत को स्वतंत्रता मिली और एक से एक बढ़ करके जो नेता हैं वो कांग्रेस की छत्र छाया में भारतीय भूमि पर आगे बढ़े और उन्होंने अपने कृतित्व से, व्यक्तित्व से देश के मानस को आलोकित किया। तो मित्रों, आज के इस चलचित्र में, इस संवाद में इतना ही। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि जो आलोचना है, जो पक्ष है और विपक्ष है, मित्रों, राजनीति सत्ता ही सत्ता नहीं होती, सत्ता की आलोचना ही नहीं होती। यद्यपि राजनीति के दो भाग हैं, एक सत्ता का भाग है, वो एक सत्ता के से अलग वाला भाग है, खास विशेष रूप से लोकतंत्र में पक्ष और प्रतिपक्ष होते हैं। तो भारत में पक्ष तो देखने को मिलता है लेकिन प्रतिपक्ष तिरोहित सा लगता है, वह दिखाई ही नहीं देता। इसलिए मित्रों, अगर कांग्रेस जो भारतीय परिदृश्य का एक प्रमुख राजनीतिक दल है, उसे विपक्ष की भूमिका निभाना है या प्रमुख दल की भूमिका निभाना है, तो उसे रचनात्मक आयामों को अपनाना होगा और सत्ता से भिन्न जो एक भूमिका है उस भूमिका को निभाना होगा, जिससे अन्य जो दल हैं, जो प्रतिपक्ष में बैठते हैं वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में, वे भी प्रेरणा प्राप्त कर सकें। और जो गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम चलाया था, अगर आज पूछा जाए कि आज के जो राजनीतिक दल जो प्रतिपक्ष में बैठे हुए हैं वे कौन कौन से रचनात्मक कार्यक्रम चला रहे हैं, तो मित्रों शायद बहुत संतोषजनक उत्तर नहीं मिलेगा। और लोकतंत्र में तो यह भी कहते हैं कि सत्ता पक्ष अगर सरकार में बैठकर सरकार चलाता है तो प्रतिपक्ष एक आभासी सरकार बना करके और अपनी सरकार चला सकता है, यानी लोक कल्याण की रचनात्मक काम कर सकता है और चल रहे कामों की बहुत सकारात्मक मीमांसा करते हुए उनको आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे सकता है। क्यों? क्योंकि सरकार देश के लिए काम करती है, क्योंकि सरकार देश की जनता के लिए काम करती है, सरकार जनता जनार्दन के लिए काम करती है। सत्ता पक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है और प्रतिपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है, इसलिए कि लोकतंत्र की मजबूती इसी में है, लोकतंत्र की सफलता इसी में है कि सत्ता मजबूत रहे और प्रतिपक्ष रचनात्मक रहे। मित्रों, आज के चलचित्र में इतना ही। इस चलचित्र में आप सब लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसके सदस्य बनिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, टिप्पणी में अपना मत अभिव्यक्त कीजिए, इसको पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपने इष्ट मित्रों का ध्यान रखिए, बड़े बुजुर्गों का और बच्चों का ध्यान रखिए। आप सबको पुनः पुनः नमस्कार।